Good morning, class 9th students. So, previous day we start our new chapter of geography and we learn about the Himalaya, the first physical feature of Indian demography, physical demography. And here the another one, that is northern plain. So let's discuss about the northern plain. Northern plain has been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, along with their tributaries. If there is question raised from this topic, how northern plain has been formed, so you write the answer. The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems, the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, along with their tributaries, because tributary played an important role into form the plains area. This plain is formed of alluvial soil. What type of soil is formed here? What type of soil is formed by northern plain, that is alluvial soil? The deposition of alluvium is vast basin lying at the foothills of Himalaya over millions of years form this fertile plain. डिपॉजिट ऑफ एलुवियम मतलब इतने लाखों सालों से जो ये डिपॉजिट हुआ है बेसिन में. फुट हिल्स मतलब जो उसके सबसे नीचे वाले इलाके हैं, हिमालय के पहाड़ियों से होते हुए जो मिट्टी वहाँ से लाई है, उससे फिर ये फर्टाइल प्लेन बना है. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें इंडिया में तो उसका एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 243 किलोमीटर ब्रॉड. उसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक की है, और उसका जो ब्रेड दिया हुआ है, मतलब उसका जो फैलाव है वो 2400 किलोमीटर्स तक का दिया हुआ है. इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न. डेंसली पॉपुलेटेड भी है, और डेंस इसलिए है क्योंकि उसका रीज़न क्या दिया है. विद अ रिच सॉइल कवर्ड कम्बाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिविटी पार्ट ऑफ इंडिया. एज यू नो, बिकॉज वाटर सप्लाई बहुत अच्छा है हमेशा से हर चीज़ के लिए, चाहे खाने पीने के किसी अदर चीज़ों के लिए. फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस फेवरेबल हैं, गर्मी सर्दी बसंत हर तरह के सीज़न यहाँ पे हैं. और एग्रीकल्चरली तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन डेंस है. ये रीज़न है कि वाई द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव अ डेंस पॉपुलेटेड. मतलब क्यों है, तो ये उसका आंसर है आपका. यहाँ से आप उसका आंसर लिख सकते हैं. ये डायग्राम दिए हुए हैं इस तरह से. यस, द रिवर कम फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स इन्वॉल्व द डिपोजिशन वर्क. जमाव मतलब इकट्ठा करना. मिट्टी लाती हैं, तरह तरह की चीज़ें लाती हैं, और उससे अच्छा होता है हमारे लैंड के लिए, जो सॉइल है उसके लिए अच्छा होता है. इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप, जब नीचे स्लिप पे ये आती हैं तो यहाँ थोड़ा सा ही मतलब बहाव होता है. द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. वे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवरन आइलैंड. तो क्या होता है, जहाँ जहाँ धीरे धीरे बहाव होता है सिर्फ वहीं वहीं जो फ्लो होता है वो कटता चला जाता है, तो वहाँ पे आइलैंड जो है फॉर्मेशन हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों जैसा बहुत मतलब ज़्यादा ढलान नहीं होता है. डू यू नो मजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरलाइन आइलैंड इन द वर्ल्ड. मजुली एक ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में एक आइलैंड है, रिवरन आइलैंड, क्योंकि नदी में है ना इसलिए रिवरन आइलैंड है. इनहेबिटेंट क्योंकि लोग वहाँ रहते हैं, कई सारे गांव बसे हैं वहाँ पे, तो वो आप थोड़ा सर्च भी कर सकते हैं. वो दुनिया में सबसे बड़ा रिवरन आइलैंड है. ओके. The river in the lower course split into numerous channels due to deposition of slit. These channels known as distributaries. Here is a question: what are distributaries? The river in the lower course split into numerous channels due to deposition of silt. These channels are known as distributaries. Silt जमा होने की वजह से जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, बालू है, मिक्स इस तरह की चीज़ें जब वहाँ आ जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, तो होता क्या है कि पानी का बहाव तो उस तरफ ज़्यादा होता है जहाँ जेंटल स्लोप ज़्यादा होता है, तो जो मेन स्ट्रीम है वो कई सारे चैनल्स में बढ़ जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं.
The northern plain broadly divided into three sections. So, question, write the three sections of northern plains. What are the sections? Let's see. The western part of the northern plain is referred to the Punjab plains. First is Punjab plain, formed by Indus and its tributaries. Punjab plain is first and formed by Indus and its tributaries. The larger part of this plains lies in Pakistan. कल भी मैंने आपको बताया 60% जो पार्ट है वो पाकिस्तान में चला गया था डिवाइडेशन के बीच. द इंडस एंड इन ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलज ओरिजिनेट्स इन द हिमालय. अब जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस की. झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज ये हिमालय से ही निकलती हैं. दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स. ये जो सेक्शन है वो दोआब के रीजन से भरा है. अब दोआब क्या होता है? डिड यू न्यू? Doab is made of two words. Two and ab means water. Similarly, Punjab is also made of two words. Panj means five and ab means water. मतलब दो नदियों वाला जो रीजन है वो दोआब है. पंजाब यानी कि जहाँ 5 नदियाँ हैं उनके बीच का जो पूरा पार्ट है ज़मीन का इलाका है, इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा. सेकेंड वन इज द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर. It is spread over the state of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand, West Bengal to its east. This is very big part. The second section, the Ganga plain. Particularly is Assam lie the Brahmaputra plain. और असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन कहलाता है क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है और इस टाइम वहाँ फ्लड है बहुत ज़्यादा. The northern plains are generally described as a flat land into no variation its relief. फ्लैट है बिल्कुल, कोई वेरिएशंस नहीं है, ऊंची नीची ज़मीन नहीं है. इट इज़ नॉट ट्रू, और ऐसा नहीं है कि ये ट्रू है. These vast plains also have diverse relief features. इनके भी इस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे. According to the variation in the relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. Relief feature के according northern plains को आप 4 रीजन में बांट सकते हैं. तो यहाँ से ये क्वेश्चन रेज हो गया. According to the variation, how can northern plains can be categorized, or in how many regions northern plains derived according to relief features. तो जरा देखें तो वो कौन कौन सा है. The rivers after descending from the mountain deposit pebbles and narrow belt of 8 to 16 km in wide lying parallel slope of the शिवालिक. शिवालिक के जो पैरेलल रीजन है उसको भाबर बोलते हैं. ठीक है, ये बेल्ट है नैरो 8 to 16 किलोमीटर्स की. डिपॉजिट जो है माउंटेन्स के पेबल जो टुकड़े होते हैं उनसे लाती हैं नदियाँ. ऑल स्ट्रीम डिसेपियर इन द भाबर बेल्ट. कहते हैं जितनी भी स्ट्रीम्स इस तरह की आती हैं भाबर बेल्ट में डिसेपियर हो जाती हैं. साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इसके साउथ में जाने पर स्ट्रीम है रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वाम्पी मार्शी रीजन नोन एज तराई. और इसके जस्ट साउथ में जाने के बाद भाबर रीजन के बाद, जैसे आप हिमालय, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस तरफ से आने के बाद, नेपाल के नीचे आने के बाद जो उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे नदियाँ गायब हो जाती हैं. गायब होने से मतलब वो फ्लैट हो जाती हैं, बहुत फैल जाती हैं. और उसके बाद जब उसके नीचे फिर आती हैं तो ढलान और मिलती है, तो फिर दोबारा से क्या कहते हैं गीली ज़मीन की तरह इमर्ज होती हैं. स्ट्रीम्स दोबारा मिलती हैं और कई तरह का इलाका वहाँ मिलता है, उसको तराई बोलते हैं. दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब तराई रीजन जो है बहुत ज़्यादा डेंस है फॉरेस्ट लाइफ से, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है. द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड स्टिल माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. इन्हीं जंगलों को, तराई रीजन के जंगलों को साफ़ करके पॉपुलेशन को सेटल किया गया था जब पार्टीशन हुआ था, तब एग्रीकल्चर लैंड के लिए. लोकेट दुधवा नेशनल पार्क. नेशनल पार्क जो दुधवा का है वो उत्तर प्रदेश में है, वो इसी रीजन में आता है, तराई में. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम. सबसे पुराना पार्ट है वो ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है. इट लाइज ऑफ द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर एंड रिप्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर्स. टेरेस समझते हैं आप? पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सीढ़ीदार इस तरह से बना हुआ है, यानी कि ये ऊंचा है फिर उससे नीचा है फिर उससे नीचा है फिर उससे नीचा है फिर उससे नीचा है. ओके, दिस पार्ट इज नोन एज भांगर या भंगर बोलते हैं इसे, ये जो टेरेस लाइक फीचर्स वाला है. द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स अ कैलकेरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़. क्यों? कंकड़ मिट्टी लाई हुई होती है इसलिए वो कंकड़ वाली बन जाती है. द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स इज कॉल्ड खादर. और जो सबसे न्यू है मिट्टी जो डिपॉजिट से मिलके बनी हुई है उसको हम खादर बोलते हैं. दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. अब जो खादर मिट्टी बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि वो न्यूली यंगर डिपॉजिट्स फ्लड प्लेन से बनी हुई है. जो नई मिट्टी आती है उससे मिलके बनी हुई है, तो इसलिए वो आइडियल है इन टर्म्स एग्रीकल्चर के लिए. मतलब जो खेती वाली चीज़ें हैं, गन्ना है, इस तरह की चीज़ें तराई रीजन में होती हैं. और तराई के नीचे ये चावल वगैरह जो होते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लार्ज अमाउंट पे वहाँ पे प्रोड्यूस होती है.
द पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर बात करें, अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पे आए, ये थर्ड फिजिकल फीचर है इंडियन फिजिकल डेमोग्राफी का। ओके, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज टेबल लैंड कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टल इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस वही होती हैं जो फायर से लावा से बनने वाली रॉक्स होती हैं, और मेटामॉर्फिक वो होती हैं जो कि किसी नए फॉर्म में चेंज हो जाती हैं प्रेशर और हीट की वजह से। टेबल लैंड क्यों बोलते हैं प्लेटू रीजन को? माउंटेन पीक होती हैं ऊपर जो कोन की तरह साइज़ में होती हैं, नुकीली नुकीली होती हैं, बट जो प्लेट्यू होता है वो इस फॉर्म में होता है। अगर प्लेट्यू की हम बात करेंगे तो प्लेट्यू इस फॉर्म में होता है, ऊपर जाके टेबल लैंड, मतलब नीचे से ऊंचाई तो उसकी होगी बट ऊपर जाके वो थोड़ा फ्लैट फ्लैट सा हो जाता है, ज़मीन की तरफ से उठता हुआ बट ऊपर जाके वो फ्लैट हो जाता है, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। बट जो पीक होती हैं वो हमेशा कोन साइज़ में होती हैं, मतलब वो नुकीली होती हैं ऊपर की तरफ, जैसे हिमालय रीजन में होती हैं उस तरह से। तो आपने ये चीज़ें देखी, अब ज़रा इसको लेके आप आगे बढ़ें। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making a part of the oldest land mass. ये फॉर्म तब हुआ था जब टूटने की वजह से और ड्रिफ्ट मतलब इधर से उधर जाने की वजह से गोंडवाना लैंड का पार्ट था ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, और उसके बाद ये सबसे पुराने लैंड मास में से एक है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। गोल गोल पहाड़ियाँ हैं, बहुत घाटियाँ हैं यहाँ पे। शैलो मतलब स्लोप जिनमें बहुत कम है वहाँ पे। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, दो डिवीज़न है, सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है द सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू नोन द सेंट्रल हाईलैंड। अगर डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे ना आप, तो ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ से लेके एक बड़ा एरिया कवर करता है मालवा प्लेट्यू तक, जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। हाईलैंड इसलिए क्योंकि ये मच हायर है। द विंध्य रीजन इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरावली है यानी इस तरफ, और सतपुड़ा है ऑन द साउथ, साउथ की तरफ सतपुड़ा है। अभी मैप में आपको हमने प्रीवियस क्लास में दिखाया भी था ये चीज़। The further westward extends gradually merge with the sandy rock desert of Rajasthan, और जो बाकी का पार्ट है वो राजस्थान में आके अरावली में मर्ज हो जाता है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग इन दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, बेतवा एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। अब स्लोप ऐसा है कि जो नदियाँ हैं इस रीजन की, हाईलैंड रीजन की, आप चंबल हैं, द सिंध है, बेतवा है, केन है, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड अब उस तरफ बह रही हैं साउथ से उसकी तरफ, तो इसका मतलब है उसका स्लोप आप समझ रहे होंगे वो हाई किस तरफ है और स्लोप किस तरफ है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। वेस्ट में बहुत बड़ा है बट ईस्ट में बहुत पतला हो जाता है। द ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड और बघेलखंड, और जो ईस्टर्न वर्ड में ईस्ट साइड में जो इसका एक्सटेंशन है उसको बघेलखंड या बुंदेलखंड बोला है। ये देखिए ये वाटरफॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू में इस तरह से। मैंने कहा था ना ऊपर प्लेट एकदम फ्लैट से होते हैं और फिर वहाँ बहुत सारे झरने निकलते हैं, नहीं झरनों से बहुत सारी नदियाँ भी आपकी निकलती हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर, और इस रिवर को ड्रेन करने के लिए दामोदर रिवर है, और सिंध, बेन, केतवा, चंबल जो आपने पढ़ी वो सेंट्रल हाईलैंड के लिए मालवा प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर लैंडमास लाई टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर के साउथ में पूरा ट्रायंगुलर शेप में है ये, अदर स्टेट्स में इसका एक्सटेंशन है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, सतपुड़ा रेंज इसके नॉर्थ में है, वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स, द मैकाल रेंज फ्रॉम ईस्टर्न एक्सटेंड, और ईस्टर्न में इस तरह के तीन है, महाकाल है, कैमूर है और मैकाल। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, वेस्ट में हाई है, ईस्ट में इसका जो स्लोप है वो कम है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज द मेघालय कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू द नॉर्थ काचर हिल। ये नेम्स हैं जो कई बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखने होते हैं। इट इज़ सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। मैप थोड़ा जब तक आप अच्छे से नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है झारखंड और उनकी तरफ है, उड़ीसा के ऊपर। 3 परमानेंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जयंतिया हिल, और ईस्ट में गारो, खासी, जयंतिया हिल है। एक्चुअली ये 3 तरफ से ऐसे घिरा हुआ पार्ट है, गारो, खासी, जयंतिया।
बारिश आती है, तीन तरफ से घिर जाते हैं बादल और बारिश होती है। इसी वजह से वहाँ पे माशन राम में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब गारो खासी जयंतिया नाम इसलिए पड़ा है, जैसे खासी ट्राइबल लोग हैं, जयंतिया पीपल हैं और गारो लोग हैं, वो उन्हीं उन्हीं पहाड़ों पे रहते हैं, इसलिए उनका नाम इस तरह से पड़ा है। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। ऐसे इंडिया का ये इस तरह से मैप आप देखेंगे तो ईस्टर्न घाट इस तरफ है और वेस्टर्न घाट इस तरफ है। यहाँ केरला और आपको तमिलनाडु मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में ही वेस्टर्न कोस्ट है आपका। घाट जो है दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पास ओनली, और ये लगातार हैं और बीच बीच में सिर्फ कहीं पास मिलते हैं तभी आप इनको क्रॉस कर सकते हैं। ये थाल, बोर एंड पाल घाट दिया हुआ है, ये वेस्ट में ही दिए हुए हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई बेटा ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में ऊंचाई 600 मीटर तक की है, बट वेस्टर्न घाट में नॉर्मल ऊंचाई 900 है और 1600 मीटर तक है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन दिया है महानदी वैली यानी महानदी रिवर से लेकर नीलगिरी हिल्स तक। नीलगिरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे नीले पहाड़ हैं और इस तरह की खेतियाँ हैं, कार्डमम की खेती है और ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट्स की ज़्यादातर रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ही मिल जाती हैं। द वेस्टर्न घाट्स कॉज जोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट वाइंड राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। बारिश की बात कही है, जैसे मुंबई वगैरह के कर्नाटका में, गोवा में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। हायर माउंटेन्स होंगे तो बादलों को रोकना आसान होता है, इस वजह से भी वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। कई सारे लोकल नेम से भी वहाँ जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और हाइट भी नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती जाती है। द हाइएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुडी एंड द डोडा बेटा एंड महेंद्रगिरी इज़ द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। देखिए ईस्टर्न घाट्स में इनकी बात की गई है, ये हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक अनाईमुडी की बात करें और डोडा बेट्टा की बात करें, महेंद्रगिरी, ये हाईएस्ट पीक हैं ईस्टर्न घाट्स में। सेवरोय हिल्स इन द जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। हिल्स की बात की है, लोकेट द फेमस हिल स्टेशन उदमंगंडलम, जिसको आप ऊटी भी बोलते हैं, कोडाई कनाल, ये आपके इसी घाट्स में आते हैं ईस्टर्न में। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप को हम ब्लैक सॉइल एरिया से डिफाइन करते हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाई जाती है। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। मैंने आपको बताया था इग्नियस वो रॉक्स होते हैं जो मैग्मा के एक्सप्लोड होने से बनते हैं, उसके बाद वो ठंडे हो जाते हैं तो वो मिट्टी वहाँ की ब्लैक हो जाती है। एक्चुअली दिस रॉक हैज़ बीन डेन्यूड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और ये बहुत सालों तक इस तरह से पड़ा रहा ये वोल्केनिक एरप्शन के बाद, और उसके होने से ये ब्लैक मिट्टी बनी है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्ट मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। और अरावली हिल्स भी वेस्टर्न साइड में और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पेनिनसुलर प्लेट्यू के ये मार्जिन जो है बनाता है ब्लैक सॉइल का। These are highly eroded hills and are found at broken hills. The extension from Gujarat to Delhi in south to north west. अरावली हिल्स का अगर एक्सटेंशन आप देखेंगे तो गुजरात से दिल्ली की तरफ है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो बेसिकली ये सारा प्लॉट था आपका ये चीज़ समझने के लिए कि डेक्कन प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू किस तरह के फॉर्म में आपका बना हुआ है। और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को भी आपने पढ़ा। डेजर्ट आपके लिए बहुत आसान है। डेजर्ट है वो आपका वेस्टर्न मार्जिन की तरफ है अरावली हिल्स में, और सैंडी प्लेन से कवर्ड है, सैंड ड्यून से बड़े बड़े टीले होते हैं सैंड के, और बहुत लो रेनफॉल होता है, एरिड क्लाइमेट है, सूखी क्लाइमेट है, वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है। स्ट्रीम जो रेनी सीजन में ही अपीयर होती हैं, जो नदी की धाराएं होती हैं वो, और उसके बाद वो सैंड में ही डिसअपीयर हो जाती हैं। इतना एनफ वाटर नहीं होता है कि वो सी तक पहुंच सके। लूनी एक अकेली रिवर है इस पूरे रीजन में। डेजर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए डेजर्ट पार्ट इस तरह का है आपका, आप देख सकते हैं। बारचन्स क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। ड्यून्स की बात की है, वो किस तरह के जो बड़े बड़े टीले बन जाते हैं उनकी बात की है। इफ़ यू विजिट जैसलमेर तो आप इस तरह के बारचन्स को देख सकते हैं। कोस्टल प्लेन की बात करें
The Peninsular Plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running by along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. इसी 8th क्लास से आप सीखते आ रहे हैं कि कोस्टल प्लेन्स वेस्ट की तरफ अरेबियन सी से टच है और बे ऑफ बंगाल की तरफ से ईस्ट की तरफ टच है. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज नैरो प्लेन. कहते हैं कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो वेस्टर्न घाट अरेबियन सी के बीच में है, वो ज़्यादा नैरो प्लेन है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, मुंबई गोवा के बीच में, जैसे ये पूरी लाइन है और इस तरह से. तो यहाँ आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, मुंबई गोवा है. तो पहला जो नॉर्दर्न पार्ट है आपका बेटा, उसको हमने बोला है कोंकण कोस्ट. द सेंट्रल स्ट्रेच का द कन्नड़ प्लेन. फिर कर्नाटका का रीजन आता है, फिर उसको कन्नड़ प्लेन बोला है. फिर जो ये लास्ट वाला केरला वाला पार्ट रह जाता है, इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं. ठीक है, ओके. द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल और वाइड एंड लेवल. अब जब ईस्ट की तरफ जाएंगे इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो आप देखेंगे कि ये एक अलग ही रीज़न है. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर टू द नॉर्दर्न सरकार, यानी कि तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, अगर उसके ऊपर की बात करें, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और ये वाला पार्ट, तो उसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं. और साउदर्न पार्ट इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. और ये जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है, आंध्रा वाला, इसको आप बेटा कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं. लार्ज रिवर्स जैसे महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट. लेक चिलिका इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑन द एक्सटेंशन. इधर उड़ीसा है और यहीं पे चिलिका झील भी है. और इस कोस्ट की तरफ बात करें, ईस्ट कोस्ट की तरफ, तो कावेरी और कृष्णा जो है सबसे ज़्यादा मेन जो है डेल्टा बनाते हैं आपका. The Chilika Lake is the largest salt river in India. It lies in the state of Odisha to the south of the Mahanadi Delta. चिलिका जो लेक है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब खारे, मतलब नमक की झील है, सबसे बड़ी इंडिया में वाटर लेक. अगर आप आइलैंड की बात करेंगे, आइलैंड भी बहुत इजी है. 2 आइलैंड ग्रुप हैं हमारे यहाँ, अगर आप देखेंगे तो. और देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो मालाबार कोस्ट की तरफ है केरला में. दृश्य ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, छोटे छोटे कोरल आइलैंड हैं. कोरल रीफ्स आप पढ़ चुके हैं 7th और 8th क्लास में. अर्लियर दे वर नोन एज लाकाडीव, मिनिकॉय एंड एमिंडेव. ये इस तरह से वहाँ पे इनके नाम को जोड़ा गया है लक्षद्वीप को. इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप. फिर इसका नाम जो है इस तरह से लक्षद्वीप किया गया. इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. बहुत छोटा है लक्षद्वीप. कवरती आइलैंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. और जो कवारती है वो कैपिटल लक्षद्वीप यूटी की. दिस आइलैंड ग्रुप हैड अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. बहुत ज़्यादा पशु पक्षी पेड़ पौधे आपको वहाँ मिलेंगे, डिफरेंट हैं. द आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. द पिटी आइलैंड विच इज़ अनहिबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी. एक पिटी आइलैंड है, वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ बर्ड सेंचुरी बनाई है. अब कोरल्स क्या होते हैं वो वहाँ पे आपको बताया गया है. ये 6th और 7th क्लास की बुक में भी है. ये न्यू एडिशन में इस तरह की चीज़ हैं. और कोशिश करें आप कि न्यू एडिशन की बुक ही यूज़ करें, न्यू एडिशन बुक्स प्लीज़. ठीक है ना, न्यू एडिशन की बुक यूज़ करें, तभी आपको इसमें कोरल मिलेगा. ये चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं. वार्म वाटर में छोटी छोटी क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो वहाँ पे अपना क्या कहते हैं अपना एरिया बना लेते हैं. फिर वो मतलब जो कोरल सेक्रेशन और सेक्लेटर की वजह से कोरल डिपॉजिट हो जाता है रीफ के फॉर्म में. और वो 3 काइंड्स के होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ एंड अटॉल्स. द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ. एंड अटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ. इन सब चीज़ों के बारे में बात की, आप चाहें तो उसको नेट पर सर्च कर सकते हैं. ओके, चीन आइलैंड की बात करें, बे ऑफ बंगाल में जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड. ये साइज़ में बिग हैं, न्यूमरस हैं, मतलब नंबर्स बहुत ज़्यादा है. और एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड डिवाइडेड है वो 2 कैटेगरीज में, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ. दोनों को मिला के अंडमान एंड निकोबार बोला गया है. इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स. कहते हैं कि ये माउंटेन्स के एलिवेट होने की वजह से ये मतलब आइलैंड बने हैं. दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री. इनका अपना एक स्ट्रेटजिक पॉइंट भी है इंडिया के लिहाज से, चाहे वो नेवी के हो, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से हो, सुनामी की वजह से हो, किसी अदर चीज़ की वजह से हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कंट्री के लिए. देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू. बहुत डाइवर्सिटी है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लक्षद्वीप में भी है, यहाँ पे भी है.
These islands lie close to equator and experience equatorial climate and thick forest cover. क्योंकि इक्वेटर के बहुत नज़दीक है तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी होती है, यानी गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, और थिक फॉरेस्ट कवर है, जंगल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड इन बेरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. इंडिया की सिर्फ एकमात्र जो वेल्कनो है, ज्वालामुखी है, वो बेरन आइलैंड में ही है, अंडमान निकोबार ग्रुप में जो आइलैंड है वहाँ पे. ये नॉर्मल चीज़ें थी और ये यहाँ पे फिनिश होता है आपका ये चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स जो ये एक्सरसाइज हैं आप काइंडली इनको बुक में ही सॉल्व करें, बुक में ही सॉल्व करें आप इनको, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है. और जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो ये वाले करने हैं. क्वेश्चन 2 करना है, व्हाट इज़ भाबर, ये सारे डिस्टेंस गाइस बिटवीन, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है आज का, और आप इसे ग्रुप में सेंड भी करेंगे और मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा ये होमवर्क. ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.